8 मार्च 1988 पंजाब का एक छोटा सा गांव महसामपुर। हजारों लोग एक स्टेज के सामने खड़े हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये कोई मामूली मेला नहीं है, ये है उस दौर के सबसे बड़े म्यूजिक स्टार का अखाड़ा। वो नाम जिसे सुनते ही पूरा पंजाब अपना काम धाम छोड़कर भाग आता था। नाम था अमर सिंह चमकीला। उसके साथ हारमोनियम की धुन में अपनी आवाज का जादू भरकर खड़ी हैं उसकी पत्नी और गाने की पार्टनर अमरजोत कौर। ये वो जोड़ी थी जिसने सिर्फ कुछ सालों में पंजाब की हर शादी, हर मेले, हर रेडियो को अपने नाम कर लिया था। एक साल में 365 दिन और 366 शोज। जरा सोचिए, कुछ दिन तो ऐसे थे जब एक ही दिन में एक से ज्यादा परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी। ये सक्सेस नहीं थी, ये एक सुनामी थी। वैन से उतरते हुए चमकीला मुस्कुरा रहे हैं, अमरजोत अपने कपड़े ठीक कर रही हैं। दोनों अगले शो के लिए तैयार हैं, बेखबर कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी शो होने वाला है। 2 मोटरसाइकिलें, 4 लोग, एक हथियार निकलता है और अगले 10 सेकंड में पंजाब का सबसे बड़ा म्यूजिक स्टार, उसकी पत्नी और उसके 2 साथी कलाकार जमीन पर पड़े हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई FIR किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। 38 साल बाद भी ये केस आज भी ऑफिशियली अनरिजॉल्व्ड है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कहानी उतनी सीधी भी नहीं है जितनी दिखती है, क्योंकि चमकीला की मौत के सिर्फ 9 दिन बाद पंजाब में एक और आर्टिस्ट मारा गया और 15 दिन बाद एक तीसरा। तीनों अलग अलग दुनिया से थे। एक गाता था इश्क और शराब के गाने, दूसरे लिखते थे इनकलाब की कविताएं, तीसरे करते थे जमीनी सियासत। फिर भी तीनों की मौत का धागा एक ही जगह जाकर जुड़ता है। ये धागा आज तक किसी मेनस्ट्रीम बायोपिक में, किसी डॉक्यूमेंट्री में पूरी तरह नहीं दिखाया गया। आज हम वो धागा खोलेंगे। वेलकम टू द वीडियो, माय नेम इज उपमन्यु और ये है तलाशी द क्राइम हंट, जहां हम हर हफ्ते दुनिया के सबसे उलझे हुए, सबसे ठंडे पड़े क्राइम केसेस को फिर से खोलते हैं। आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक ऐसे आर्टिस्ट की कहानी है जो अपने जमाने का सबसे बड़ा म्यूजिक स्टार भी था और सबसे बड़ा विलन भी, क्योंकि उसके गानों को जितना प्यार मिलता था उतनी ही नफरत भी। शायद आपने नेटफ्लिक्स पर दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा वाली वो फिल्म देखी हो, अमर सिंह चमकीला। वो फिल्म एक तस्वीर दिखाती है, लेकिन आज हम जिस तस्वीर की बात करेंगे उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा फिल्म में भी नहीं था। तो अगर आपको ट्रू क्राइम, सिस्टम की नाकामी और एक ऐसा राज पसंद है जो 35 साल से दबा हुआ है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाला है तलाशी का सबसे डार्क एपिसोड, अमर सिंह चमकीला केस। लेट्स टॉक अबाउट इट। कहानी शुरू होती है 1960 में। लुधियाना के पास एक छोटे से गांव तुगरी में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है धनीराम। धनीराम का परिवार एक दलित चमार सिख कम्युनिटी से था। उस दौर के पंजाब में जहां जमीन और इज्जत दोनों पर ऊंची जातियों का कब्जा था, धनीराम जैसे परिवारों के लिए जिंदगी का मतलब था मेहनत, मजदूरी और हाशिए पर खड़े रहना। धनीराम का सपना सीधा साधा था, एक इलेक्ट्रीशियन बनना, लेकिन हालात ने उसे लुधियाना के एक कपड़ा मिल में मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस लड़के के पास कुछ ऐसा था जो हर किसी के पास नहीं होता, एक आवाज और हारमोनियम और ढोलकी पर एक सहज पकड़। उसने धीरे धीरे पंजाब के मशहूर फोक सिंगर सुरिंदर शिंदा के लिए गाने लिखने शुरू किए। उनके साथ टूर पर जाने लगा और यहीं से एक नया नाम जन्म लेता है, अमर सिंह चमकीला। जब उन्होंने सोलो करियर शुरू किया तो उन्होंने वो रास्ता चुना जो किसी और सिंगर ने नहीं चुना। उनके गाने थे शराब पर, नाजायज रिश्तों पर, जवानी के जोश पर और पंजाब में मर्दों के गुस्से पर। वो सब कुछ जो लोग असल जिंदगी में देखते थे लेकिन स्टेज पर बोलने से डरते थे। समर्थकों के लिए ये पंजाबी समाज की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची तस्वीर थी। आलोचकों के लिए ये अश्लीलता थी, गंदगी थी। लेकिन दोनों तरफ के लोग एक चीज पर सहमत थे, चमकीला को इग्नोर करना नामुमकिन था। उनके गाने पंजाबी फिल्मों तक पहुंचे। 1987 की फिल्म पटोला में उनका एक गाना शामिल हुआ। फिर फिल्म दुपट्टा के लिए भी उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन चमकीला का नाम हर बार और ज्यादा बड़ा होता गया। लेकिन इस कामयाबी की एक कीमत थी। उनकी बोल्ड इमेज इतनी बन चुकी थी कि कई महिला सिंगर्स उनके साथ डुएट गाने से कतराने लगी। समाज में होने वाली बदनामी और मिल रही धमकियों की वजह से ऐसे माहौल में अमरजोत का उनके साथ डटकर खड़ा होना सिर्फ एक प्रोफेशनल फैसला नहीं था, ये एक हिम्मत का फैसला था। और एक साइड नोट,
चमकीला के ऊपर एक बायोपिक बनी थी। उस बायोपिक पर एक बहस भी शुरू हुई। कई लोग उन्हें पंजाब का पहला दलित सुपरस्टार कहकर पेश करते थे। ये सच है कि वो दलित बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन कई रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि उस दौर की पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसा बैकग्राउंड कोई साधारण बात नहीं थी। यानी कि भारत के उस दौर में आर्थिक तंगी और सोसाइटी की डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद आगे निकलना और इतना नाम कमाना वाकई बहुत बड़ी बात थी। उसी दौर में उनकी जिंदगी में आई अमरजोत कौर, एक नई आवाज जो उनके हर डुएट में जान भर देती थी। प्रोफेशनल पार्टनरशिप धीरे धीरे प्यार में बदल गई। चमकीला अपनी पहली पत्नी और परिवार को छोड़कर 1983 में अमरजोत से शादी कर लेते हैं। एक फैसला जो उस वक्त के समाज में किसी स्कैंडल से कम नहीं था, लेकिन स्टेज पर ये जोड़ी अनस्टॉपेबल थी। ऐसा भी दौर आया जब उन्होंने एक दिन में 4-4 शोज भी किए थे। इंटरनेशनल पंजाबी कम्युनिटी तक इनकी पॉपुलैरिटी पहुंच गई। यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये वो दौर था जब पंजाब जल रहा था। खालिस्तानी मूवमेंट अपने सबसे हिंसक फेज में था। हर रोज बम धमाके, हर रोज टारगेटेड किलिंग्स की खबरें आती थी। मिलिटेंट गुटों के अपने अपने नियम थे, किसे जिंदा रहने दिया जाएगा, किसे नहीं। और इन्हीं हालात में चमकीला के गानों को लेकर धमकियां आनी शुरू हुई। कहा गया कि उसके गाने सिख समाज को बदनाम कर रहे हैं, उसकी अश्लील लिरिक्स सिख वैल्यूज के खिलाफ हैं। चमकीला डरे जरूर, लेकिन उन्होंने एक रास्ता निकाला जो आज सुनने में चौंका देगा। उनके करीबी दोस्त और लिरिसिस्ट स्वर्ण सिविया ने एक मीटिंग अरेंज की सीधे दरबार साहिब अमृतसर में 5 खालिस्तानी लीडर्स की एक डेलीगेशन के साथ। चमकीला ने वहां माफी मांगी और वादा किया कि वो अपने गानों का विषय बदल देंगे। उसके बाद उन्होंने रिलीज किए 3 भक्ति एल्बम्स और इन एल्बम्स की कमाई चैरिटी में दी गई। चमकीला को लगा उन्होंने माफी पा ली है, उन्हें लगा वो सेफ हैं। लेकिन क्या सच में वो सेफ थे या ये सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी थी? ये सवाल याद रखिएगा, आगे इसका जवाब आपको हिला देगा। इसी दौरान चमकीला के पास उस वक्त 200 से ज्यादा ऐसे गाने थे जो अभी रिकॉर्ड भी नहीं हुए थे। उनके दिमाग में अगले 10 साल का काम तैयार था, लेकिन उनके पास सिर्फ कुछ हफ्ते ही बचे थे। 8 मार्च 1988 दोपहर के करीब 2 बजे चमकीला, अमरजोत और उनके बैंड की एक वैन महसामपुर गांव में दाखिल होती है, एक अखाड़ा यानी लाइव शो परफॉर्म करने के लिए। ये गांव जलंधर जिले के पास फुल्लौर इलाके में है। वैन रुकती है। चमकीला अपना ढोल लेकर सबसे आगे उतरते हैं, उनके पीछे बैंड के बाकी मेंबर्स। अमरजोत वैन से उतर ही रही होती हैं। दूर खड़े दर्शक तालियां बजाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शो बस शुरू ही होने वाला है। हवा में ढोलक की धमक का इंतजार है। माइक टेस्ट हो रहा है। कोई आयोजक भागकर स्टेज की तरफ जा रहा है। ये वो लम्हा है जो चमकीला ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों बार जिया था। एक नई जगह, एक नई भीड़, वही जोश। तभी 2 मोटरसाइकिलें वहां पहुंचती हैं। 4 लोग। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक उनमें से एक बहुत कद्दावर 6 फुट का शख्स था। उसके हाथ में AK-47 थी। बैंड के ढोलक प्लेयर जो उस वक्त चमकीला के साथ 1985 से जुड़े थे, आगे चल रहे थे। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उस लंबे शख्स को वैन पर फायरिंग करते देखा। गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। चमकीला अमरजोत को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक गोली उन्हें सीने में जा लगती है। अमरजोत भी उसी फायरिंग में मारी जाती हैं। बैंड के एक और साथी कलाकार को हमलावर भागने का मौका देते हैं, लेकिन वो डर के मारे रुक जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। उन्हें भी गोली मार दी जाती है। कुछ ही सेकंड्स में 4 लोग जमीन पर पड़े हैं। हमलावर मोटरसाइकिलों पर वापस सवार होते हैं और भीड़ में घुलकर गायब हो जाते हैं। पूरा वाकया शुरू से एंड तक 1 मिनट से भी कम वक्त में हो जाता है। जो लोग वहां मौजूद थे वो बताते हैं कि कुछ पल के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि वहां क्या हुआ। फिर चीखें शुरू होती हैं, भीड़ इधर उधर भागती है और स्टेज जो कुछ मिनट तक तालियों से गूंज रहा था अब पूरी तरह खामोश हो जाता है। सिर्फ एक शख्स वहां ऐसा था जिसने ये पूरा मंजर अपनी आंखों से बहुत करीब से देखा और वही उस दिन जिंदा बचने वाला इकलौता शख्स था। उसकी गवाही आगे इस केस का सबसे अहम सबूत बनने वाली थी। चमकीला सिर्फ 27 साल के थे। उनके पास वो 200 गाने अभी भी अनरिकॉर्डेड पड़े थे। खबर फैलते ही पूरे पंजाब में सनसनी फैल गई। पुलिस महसामपुर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर गांव से कई किलोमीटर दूर निकल चुके थे। यहाँ समझना जरूरी है, ये कोई नॉर्मल मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। 1988 का पंजाब एक ऐसी जगह था जहाँ पुलिस खुद रोजाना दर्जनों हिंसक घटनाओं से जूझ रही थी। बम धमाके, एनकाउंटर, टारगेटेड किलिंग्स, स्टेट मशीनरी पूरी तरह ओवरलोडेड थी। ऐसे माहौल में एक सिंगर के मर्डर को कितनी प्रायोरिटी मिलती, जवाब आपको पता है, बहुत कम। उस दौर के रिकॉर्ड्स देखें तो पंजाब में हर महीने सैकड़ों हिंसक मौतें दर्ज होती थी। बम धमाके, क्रॉस फायरिंग, टारगेटेड किलिंग्स। एक थाने पर इतना केस लोड था कि सेलिब्रिटी मर्डर भी बस एक
और फाइल बनकर रह जाता था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, शुरुआती बयान लिए गए, लेकिन कोई फोरेंसिक ब्रेक थ्रू नहीं आया। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई गाड़ी का नंबर नहीं, कोई पहचान नहीं। और यहाँ एक बात और गौर करने लायक है, चमकीला को पहले भी धमकियां मिल चुकी थी, इतनी गंभीर कि उन्हें दरबार साहिब जाकर माफी मांगनी पड़ी थी। फिर भी उस दिन महसामपुर में उनके लिए कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं था, न पुलिस एस्कॉर्ट, न कोई चेकिंग। एक स्टार जिसे जानलेवा धमकियां मिल चुकी थी, वो एक खुले मैदान में बिना किसी सुरक्षा के परफॉर्म करने पहुंचा। इस केस में सबसे बड़ी दीवार थी डर। महसामपुर के जो लोग उस दिन वहां मौजूद थे, उनमें से ज्यादातर लोग बोलने से डरते थे। उस दौर में मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ बोलना या गवाही देना सीधा अपनी जान को खतरे में डालना था। कई गवाह सालों बाद सिर्फ इंटरव्यूज में धीरे धीरे अपनी बात खोलने लगे, लेकिन पुलिस के सामने कभी नहीं। जो थोड़े बहुत लीड्स मिले, वो भी अलग अलग दिशाओं में जाते थे। कुछ लोगों का इशारा खालिस्तानी मिलिटेंट्स की तरफ था, कुछ का इशारा निजी दुश्मनी की तरफ, चमकीला की पत्नी के परिवार की तरफ, जिनके साथ उनके रिश्ते बहुत कड़वे हो चुके थे। और कुछ लोग मानते हैं कि ये काम जलन में डूबे किसी दूसरे सिंगर का भी हो सकता है, जो चमकीला की बेमिसाल पॉपुलैरिटी से चलता था। लेकिन इनमें से किसी थ्योरी को आगे ले जाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। महीने बीते, फिर साल, केस फाइल धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। चमकीला के परिवार और करीबी दोस्तों के लिए सबसे तकलीफदेह बात थी, एक स्टार जिसे लाखों लोग जानते थे, उसकी हत्या की जांच एक रूटीन फाइल बनकर रह गई। लेकिन यहाँ वो हिस्सा है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। पुलिस और मीडिया दोनों उस वक्त चमकीला की मौत को एक अकेली घटना मानकर देख रहे थे। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि उसी महीने, उसी राज्य में, बिल्कुल इसी पैटर्न पर और भी लोग मारे जा रहे थे। और जब मैंने इस केस पर रिसर्च किया, तो यही वो कड़ी थी जिसने पूरी कहानी को पलट दिया। चलिए अब वो धागा खोलते हैं जिसका वादा हमने शुरुआत में किया था। 17 मार्च 1988 यानी चमकीला की मौत के सिर्फ 9 दिन बाद कपूरथला जिले के एक गांव में अपने घर के बाहर एक शख्स को गोली मार दी जाती है। नाम था जयमाल सिंह पड्डा। पड्डा एक कवि थे, एक एक्टिविस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। उनका नारा था, ना हिंदू राज ना खालिस्तान, राज करेगा मजदूर किसान। वो दोनों तरफ के कट्टरपंथ के खिलाफ बोलते थे, हिंदू भी सिख भी। खालिस्तान कमांडो फोर्स के मिलिटेंट्स ने उन्हें उनके घर के बाहर गोली मार दी। और फिर 23 मार्च 1988 चमकीला की मौत के ठीक 15 दिन बाद जालंधर जिले के तुलवंडी सलेम गांव में एक 37 साल के शख्स को उसके ही गांव में गोली मार दी जाती है। नाम था अवतार सिंह संधू उर्फ पाशा। पाशा पंजाबी साहित्य के सबसे बड़े नामों में से एक थे, एक क्रांतिकारी कवि जिनकी कविताएं नक्सलवादी आंदोलन से प्रेरित थी। वो जर्नैल सिंह भिंडरावाले के खुले आलोचक थे। धमकियों की वजह से वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और सिर्फ अपना वीजा रिन्यू कराने पंजाब लौटे थे। दिल्ली के लिए निकलने से एक दिन पहले उन्हें और उनके दोस्त हंसराज को गोली मार दी गई। रुकिए और जरा सोचिए, एक तरफ चमकीला, एक दलित बैकग्राउंड से आया पॉप सुपरस्टार जो गाता था इश्क शराब, दूसरी तरफ पाशा, एक बड़े साहित्यकार, यूनिवर्सिटी सिलेबस में पढ़ाई जाने वाली कविताएं लिखने वाला इंटेलेक्चुअल, तीसरी तरफ पड्डा, जमीनी स्तर पर काम करने वाला एक राजनीतिक एक्टिविस्ट। तीनों की दुनिया अलग, तीनों की आवाज अलग। एक वल्गर कहलाता था, एक क्रांतिकारी, एक वर्कर लीडर। फिर भी सिर्फ 15 दिनों के अंदर तीनों खत्म कर दिए गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। 1988 का पंजाब उस मिलिटेंसी के पीक पर था, जहां हर तरह की अलग आवाज, चाहे वो स्टेज पर इश्क के गाने गा रही हो या किताबों में इनकलाब लिख रही हो, खतरे में थी। उस एक महीने में पंजाब के अलग अलग जिलों में ट्रेड यूनियन वर्कर्स और राजनीतिक कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन उनमें से ज्यादातर के नाम कभी हेडलाइन नहीं बन पाए क्योंकि वो स्टार नहीं थे। मतलब ये कि चमकीला की कहानी जो हमेशा एक सिंगर को उसके गानों के लिए मारा गया के तौर पर बताई जाती है, असल में एक बहुत बड़ी और कहीं ज्यादा डरावनी तस्वीर का हिस्सा थी। एक ऐसा दौर जब पूरे पंजाब की हर तरह की असहमति की आवाज को चुप कराया जा रहा था, चाहे वो हाई कल्चर हो या पॉप कल्चर। और यहीं से एक नया सवाल खड़ा होता है। याद है मैंने आपको बताया था कि चमकीला ने दरबार साहिब में जाकर माफी मांगी थी और मिलिटेंट्स लीडर्स ने उन्हें माफ कर दिया था। तो फिर सवाल ये है, अगर मिलिटेंट्स ने उन्हें सच में माफ कर दिया था तो उन्हें मारा किसने? वही गुट जिसने अपना वादा तोड़ा, या कोई बिल्कुल अलग ताकत जो मिलिटेंट्स के नाम का सिर्फ कवर इस्तेमाल कर रही थी? चमकीला के सबसे बड़े करीबी दोस्त और लिरिसिस्ट जिन्होंने दरबार सिंह वाली मीटिंग अरेंज की थी, स्वर्ण सिविया, उन्होंने खुद अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस सवाल को सुलझाने में लगाया और आखिर तक वो भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पाए कि सिर्फ मिलिटेंट्स ही इसके पीछे थे। अब बात करते हैं उन सबूतों की जो इस केस में मौजूद थे और समझते हैं कि हर थ्योरी कहाँ मजबूत है और कहाँ कमजोर पड़ जाती है।
आसान भाषा में। पहला सबूत, हथियार और तरीका। हमलावरों के पास AK-47 जैसे मिलिट्री ग्रेड हथियार थे और हमला बिल्कुल प्लान्ड था। 2 मोटरसाइकिलें, तय वक्त पर पहुंचना, सेकंड्स में काम खत्म करके निकल जाना। ये किसी जल्दबाजी में किए गए जुर्म का पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न है ट्रेन्ड शूटर्स का, ऐसे लोगों का जिन्हें पहले भी ऐसे ऑपरेशन करने का तजुर्बा हो। उस दौर में इस तरह के हथियार आम लोगों के पास नहीं बल्कि मिलिटेंट्स नेटवर्क्स के पास होते थे। इसीलिए ये सबूत मिलिटेंट थ्योरी को सपोर्ट करता है। अब दूसरा सबूत, टाइमिंग और पैटर्न। जैसा मैंने पहले बताया, पड्डा और पाशा के हत्याएं भी इसी 15 दिन की विंडो में, इसी इलाके में और इसी स्टाइल में हुई। मोटरसाइकिल पर आए हमलावर, सीधा टारगेट, कोई गिरफ्तारी नहीं। ये पैटर्न मैचिंग मिलिटेंट थ्योरी को और मजबूत बनाता है। लेकिन यहाँ कमजोर कड़ी भी है। अगर मिलिटेंट्स का असली मकसद चमकीला के अश्लील गानों को रोकना था तो उन्होंने 3 भक्ति एल्बम्स रिलीज करने, माफी मांगने और दरबार साहिब में बैठकर समझौता करने के बाद भी उन्हें क्यों मारा? अगर मिलिटेंट्स का मकसद सच में सिर्फ मैसेज देना था तो वो मैसेज तो वो पहले ही दे चुके थे और चमकीला ने उसे मान भी लिया था। और अब बात करते हैं निजी दुश्मनी की थ्योरी की। इसका पलड़ा भी पूरी तरह कमजोर है क्योंकि चमकीला की पहली पत्नी के परिवार के पास इस लेवल का कोऑर्डिनेशन और इस लेवल के कॉन्टैक्ट्स नहीं थे कि वो ऐसे हत्या करा सकें। तो ये थ्योरी भी यहाँ पर कमजोर पड़ जाती है। अब बात करते हैं राइवल सिंगर की थ्योरी के बारे में। इसे इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो जलन एक सच्चा मोटिव हो सकता है, लेकिन फिर भी सवाल वही है, एक स्टेज सिंगर के पास AK-47 चलाने वाले ट्रेन शूटर्स कहाँ से आएंगे? तो नतीजा क्या निकलता है? सोचिए इसे एक तराजू की तरह। एक तरफ रखिए मिलिटेंट थ्योरी के सबूत, हथियार, तरीका, टाइमिंग, पैटर्न। दूसरी तरफ रखिए एक बड़ा सवाल, मोटिव का गैप, यानी माफी के बाद भी हत्या क्यों? तराजू मिलिटेंट्स थ्योरी की तरफ झुकता तो है लेकिन पूरी तरह बराबर नहीं बैठता, और यही वो गैप है जिसने इस केस को 38 साल बाद भी जिंदा रखा हुआ है। नॉर्मली हमारे शो में इस पॉइंट पर हम आपको बताते हैं किसे गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में क्या हुआ, फैसला क्या आया, लेकिन चमकीला और अमरजोत के केस में इस सेक्शन के लिए सिर्फ एक लाइन काफी है। 38 साल में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई चार्जशीट कोर्ट तक नहीं पहुंची, कोई फैसला कभी नहीं आया। ये खामोशी क्यों? इसकी 3 वजह समझिए। पहली, राज्य की मजबूरी। 1988 से 1995 तक का पंजाब ऐसा दौर था जब पुलिस और मिलिटेंट्स के बीच एक अलग ही जंग चल रही थी। हजारों केस, लिमिटेड रिसोर्सेज और एक स्टेट मशीनरी जो खुद बचने की कोशिश में लगी थी। एक सिंगर की हत्या की गहराई से जांच करने का वक्त और इरादा दोनों कम थे। दूसरी, गवाहों की खामोशी। जो लोग उस दिन महसामपुर में थे वो दशकों तक खुलकर बोलने से डरते थे। डर इतना गहरा था कि सच सामने आने में सालों लग गए और तब तक सबूत, यादें और मौके सब धुंधले पड़ चुके थे। और अब तीसरी, उस दौर का अपना जस्टिस सिस्टम। ये बात भी गौर करने लायक है। जिस मिलिटेंट कमांडर का नाम पाशा की हत्या से जुड़ा मिलता है उसे खुद किसी कोर्ट ने सजा नहीं दी। वो शख्स 1992 में यानी पाशा के मौत के सिर्फ 4 साल बाद खुद मर गया। एक ऐसे दौर में जब पंजाब में इंसाफ अक्सर कोर्ट रूम के बाहर गलियों में ही तय हो जाता था। यानी चमकीला का केस सिर्फ एक अनरिजॉल्व मर्डर नहीं है, ये उस पूरे दौर की एक मिसाल है जहां ना पीड़ित को इंसाफ मिला, ना गुनहगार को कानूनी सजा। दोनों तरफ की कहानियां बस गुम होती चली गई। चमकीला के परिवार को आज तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला, ना कौन का, ना क्यों का। इतने सालों बाद भी इस केस में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी खुले पड़े हैं। जैसे सबसे बड़ा सवाल, सच को कैमरे में कैद करने की कोशिश का क्या हुआ? 2018 में एक फिल्म मेकर ने चमकीला की मौत पर एक सच्ची डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की। फिल्म का नाम था महसामपुर, लेकिन रिसर्च के दौरान सच इतना उलझा हुआ निकला कि फिल्म खुद एक अजीब एक्सपेरिमेंट बनकर रह गई। असली लोग अपनी ही कहानी में किरदार निभाते हुए सच और झूठ के बीच की लाइन खुद भूल गए। यानी जो लोग 30 साल बाद भी सच ढूंढने निकले वो भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये केस कभी दोबारा खुलेगा? आज फोरेंसिक टेक्नोलॉजी 1998 से कहीं आगे है, लेकिन इतने सालों बाद गवाह जा चुके हैं, सबूत मिट चुके हैं और शायद असली गुनहगार भी अब इस दुनिया में नहीं होगा। तो क्या इस केस को फिर से खोलने का कोई मतलब बचता है? ये सवाल आज भी जवाब का इंतजार कर रहा है और चमकीला के परिवार के लिए 38 साल का इंतजार अभी भी जारी है। चमकीला, अमरजोत, पड्डा, पाशा, चारों को चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन आइए देखते हैं इसका नतीजा क्या निकला। चमकीला का संगीत आज भी हर पंजाबी शादी में बजता है। उनके गाने रिमिक्स होते हैं, कवर होते हैं। उनकी कहानी पर नेटफ्लिक्स एक बड़ी फिल्म बनाता है। पाशा की कविताएं आज भी
कॉलेज के सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं और प्रोटेस्ट मूवमेंट्स में उनके शब्द आज भी पढ़े जाते हैं। जिन लोगों ने इन आवाजों को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की, इतिहास में उनका नामो निशान नहीं है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है। गोली एक आवाज को रोक सकती है, लेकिन उस आवाज की गूंज को कभी नहीं रोक सकती। चमकीला की कहानी हमें एक बेचैन कर देने वाला सवाल छोड़ जाती है। एक समाज, एक सिस्टम, ये कैसे तय कर सकता है कि किस आवाज को बोलने का हक है और किस को चुप रहने का? और जब वो सिस्टम खुद कमजोर पड़ जाता है, जब पुलिस अपनी ही जंग में उलझी हो, तो इंसाफ की उम्मीद किससे रखी जाए? चमकीला के पास कहने के लिए अभी भी 200 गाने बचे थे। हमारे पास भी शायद ऐसी कहानियां बची हैं जिन्हें सुनने वाला कोई होना चाहिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो एक बात बताइए, इस केस की सबसे बड़ी थ्योरी आपको कौन सी लगी? मिलिटेंट्स, राइवलरी या कुछ और? कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो तलाशी द क्राइम हंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे अनसुने और सबसे उलझे हुए क्राइम केसेस लेकर आते हैं। और अगर ये एपिसोड आपको वैल्यूएबल लगा तो प्लीज मेरे दूसरे वीडियोस भी जाकर देखिए। आई एम श्योर आपको वो भी इंटरेस्टिंग लगेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में तलाशी पर। तब तक के लिए सच जानने की भूख को जिंदा रखिए।